गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। हम लोग आपकी एसएसटी का जो हिस्ट्री का चैप्टर 10 है उसको पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1919 टू 1947। तो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ से पढ़ना छोड़ा था हम आज के वीडियो में वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में जिस पॉइंट पर मैंने छोड़ा था आपको याद होगा कि कहाँ पे हमने पढ़ना छोड़ा था और कहाँ से हमको आगे बढ़ना है। तो उस पॉइंट पर हम चलते हैं जहाँ से हमको आज के वीडियो में पढ़ना है। आशा करता हूँ कि आप लोग रेडी होंगे पेन और पेपर के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो में। हमको जिस पॉइंट से पढ़ना था वो पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट बाय अरेस्टिंग ऑल द लीडर्स। इस पॉइंट से हमको पढ़ना था। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लिखा है द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट बाय अरेस्टिंग ऑल द लीडर्स। द न्यूज ऑफ द अरेस्ट ऑफ द लीडर्स मेड द पीपल वायलेंट। पीपल डिस्ट्रॉयड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस। About 70,000 people were arrested and the government committed atrocities to suppress the movement. The people also retaliated with fear. The movement made the desire of the people to throw the British government out clear to them. यानी जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो कांग्रेस के कई नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। और जब कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया गया तो पीपल जो हैं वायलेंट हो गए, यानी उग्र हो गए। उन्होंने कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया। यहाँ पर देखिए लिखा है रेलवे स्टेशन पे उन्होंने तोड़फोड़ की, पुलिस थानों में तोड़फोड़ की, पोस्ट ऑफिसों में तोड़फोड़ की और लगभग 70,000 लोगों को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। इनको मारा पीटा गया, एट्रोसिटीज यानी इनके साथ गलत व्यवहार हुआ ताकि ये आंदोलन दब जाए। लेकिन लोग झुके नहीं, लोगों ने अपना आंदोलन और उग्र कर दिया और इस प्रकार ये आंदोलन जो है सफल रहा। अंततः अंग्रेज़ों को गिरफ्तार कांग्रेसी नेताओं को छोड़ना पड़ा। तो इस पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। राष्ट्रवादी आंदोलन में जो है कि आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है। इन 1941, अब ईयर आपको नोट करना है। देखिए 1941 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस सेक्रेटली लेफ्ट हिज कलकत्ता होम, वेंट टू सिंगापुर वाया जर्मनी एंड रेज द आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। अब 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो है गुप्त तरीके से, इनका जो कलकत्ता में घर था वहाँ से ये सिंगापुर पहुँच गए। और सिंगापुर कैसे पहुँचे, ये पहले कोलकाता में थे, कोलकाता से ये सिंगापुर पहुँचे, लेकिन बीच में कैसे जर्मनी होते हुए गए। यानी कलकत्ता से पहले जर्मनी गए, फिर जर्मनी से सिंगापुर गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, 1941 में। कहाँ पर किए, सिंगापुर में किए। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। आपसे जगह भी पूछ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई वो कहाँ पर हुई, तो आपको लिखना है सिंगापुर में हुई। आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी हु हैड बीन टेकन प्रिजनर्स बाय द जापानीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब आज़ाद हिंद फौज में जो सैनिक थे वे आए कहाँ से, इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के जो कैदी थे जिन्हें जापान ने कैदी बना लिया था युद्ध के दौरान, वही सैनिकों को लेकर इन्होंने अपनी आर्मी बनाई थी। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो भारत की तरफ से कुछ सैनिक लड़े थे अंग्रेज़ों की ओर से। तो उस युद्ध में जापान जो था अंग्रेज़ों के विरुद्ध था। तो भारत के कुछ कैदियों को जापान ने क्या किया था, बंदी बना लिया था हज़ारों की संख्या में। उन्हीं कैदियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने छुड़वा कर अपनी आर्मी बनाई ताकि अंग्रेज़ों से लड़ सकें। तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है कि इनकी आखिर इनकी सेना में जो सैनिक आए कहाँ से आए, तो वो जापान के दौरान बंधक बनाए गए भारतीय सैनिक थे जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में बंधक बनाए गए थे। ए लार्ज नंबर ऑफ पेट्रियोटिक इंडियंस लिविंग इन साउथ ईस्ट एशिया आल्सो ज्वाइंट द आईएनए। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में जो भारतीय रह रहे थे वे भी सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए वो भी। और द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो एंड जय हिंद इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड पीपुल। और जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा नारा दिया गया क्या,
दिल्ली चलो और जय हिंद, ये दो नारे किसके द्वारा दिए गए? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इन दो नारों ने लोगों को प्रेरित किया कि वे उनके फौज में शामिल हों और अंग्रेजों से जंग लें। तो यहाँ से जो पॉइंट आपको लिखना है, ये जो दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया गया, ये किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इन 1944 1944 में द INA ट्राई टू इन्वेड इंडिया विद जापानीज सपोर्ट बट फेल। 1944 में जो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने जापान की मदद से अंग्रेज़ों पर हमला किया, लेकिन ये सफल नहीं हुए। द INA फेल टू लिबरेट इंडिया, और जो INA है भारत को आज़ाद कराने में असफल रही। Many INA members were imprisoned and tried, but the soldiers of INA became national heroes and continued to inspire the freedom fighters. जब ये जंग हार गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी INA जंग हार गई अंग्रेज़ों से, तो इसके कई सैनिक को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया और उन पर मुकदमे चलाए गए, लेकिन इससे मनोबल नहीं गिरा। वे जिन पर मुकदमे चलाए गए, जिनको सज़ा दी गई, वे लोग भारतीय हीरो के रूप में सामने आए लोगों को और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया कि वे भी फ्रीडम फाइट में शामिल हो जाएं। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कैबिनेट मिशन के बारे में। देख लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में यहाँ क्या बताया गया है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन लॉस्ट द इलेक्शन एंड लेबर पार्टी कम टू पावर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में जो एक पार्टी की सरकार थी, जिस पार्टी की सरकार थी, उस पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। ये सत्ता में थी, लेकिन ये चुनाव हार गई। उसके बाद इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। इंग्लैंड में दो पार्टियां हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। तो कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव की सरकार थी, और जब चुनाव हुआ वहाँ पर, तो कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई और लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। द लेबर पार्टी वॉज इन फेवर ऑफ गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। और जो लेबर पार्टी थी, ये भारत को स्वतंत्रता देना चाहती थी, यानी जो लेबर पार्टी थी वो भारत को स्वतंत्र करना चाहती थी। इसीलिए इन 1946, अब ये नोट करना है, 1946 में क्लीमेंट एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन सेंट कैबिनेट मिशन टू इंडिया। तो जब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन बना? प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। यहाँ नाम लिया है, लिखा है क्लीमेंट एटली, ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। और क्लीमेंट एटली ने ही ये भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा, ताकि भारत को स्वतंत्रता कैसे दी जाए उस पर चर्चा की जा सके। यहाँ लिखा है नेगोशिएट द टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर विद इंडियन लीडर्स इफ इट प्रपोज द फॉलोइंग। यानी जब क्लीमेंट एटली ने भारत में उस मिशन को भेजा, कैबिनेट मिशन को भेजा, तो कैबिनेट मिशन का काम क्या था? भारतीय नेताओं से क्या करे? नेगोशिएट करे। नेगोशिएट का मतलब बातचीत करे। और सत्ता, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी सत्ता अंग्रेजों से भारतीयों को कैसे दी जाएगी उस पर चर्चा कर सके। तो कैबिनेट मिशन में जो लिखा गया था, जो प्रस्ताव था, वो यहाँ लिखा गया है, जिनको आपको नोट करना है। फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट, यानी अंग्रेज जब भारत से जाएंगे तो भारत में सत्ता किसको दी जाए, इसके लिए वहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, यानी कुछ समय के लिए एक सरकार बनाई गई जिसमें केवल भारतीय थे। दूसरा था सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड नॉमिनी ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट। और भारत में क्या बनाया जाए? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, यानी संविधान सभा बनाई जाए, एक संविधान सभा। इसका प्रस्ताव किस में था? कैबिनेट मिशन में था। संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव किस में था? इस संविधान सभा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कैबिनेट मिशन में यही था कि हम लोग चले जाएंगे, यानी अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, लेकिन आप लोग तब तक एक संविधान सभा बना लीजिए और संविधान सभा बताएगी कि देश का शासन कैसे चलेगा। एज रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन एंड इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर एक भारत में अंतरिम सरकार, ऐसे लिखा जाएगा, अंतरिम सरकार यानी गवर्नमेंट, कुछ समय के लिए एक सरकार बनाई जाती है, उसे कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। ये सरकार बनाई गई। इट वाज हीडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। और सरकार के जो मुखिया रहेंगे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो फॉर्म इन 1946। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा थी वह भी 1946 में बन गई। ये पॉइंट आपको लिखने हैं, दोनों जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक। एंड इट स्टार्टेड द वर्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसने भारत का जो है संविधान बनाना शुरू कर दिया। ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं। द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन प्रिंसेस हाउएवर रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द मुस्लिम लीग कंटिन्यूड टू डिमांड पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम एंड डिक्लेयर्ड दैट द मुस्लिम वुड रिसोर्ट टू डायरेक्ट एक्शन टू अचीव देयर गोल। इसमें कहा गया है कि जब अंतरिम सरकार बन गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई,
तो उन्होंने भारत का संविधान बनाना शुरू किया। लेकिन जो ये मुस्लिम लीग वाले थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमको हमारा एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए, और यदि इनकी मांग नहीं पूरी की गई तो ये डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब हिंसा करेंगे, मार काट करेंगे। तो ये मुस्लिम लीग का कहना था। तो यहाँ से आपको जो पॉइंट लिखना है कि मुस्लिम लीग जो है रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस लाइन को लिखना है। और दूसरा, मुस्लिम वुड रिसोर्ट टू डायरेक्ट एक्शन टू अचीव देयर गोल इफ़ देयर डिमांड ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट मेट। यदि उनकी पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई तो वे क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। तो जब मुसलमानों ने घोषणा कर दी तो उसके बाद देखिए देश में दंगे कैसे भड़के। वो यहाँ पर लिखा है कम्युनल राइट्स, यानी सांप्रदायिक दंगे भारत में शुरू हो गए। The most tragic part of the nationalist movement was the communal riots that broke out in many parts of the country. Thousands of Hindus and Muslims were killed in the riots. Mahatma Gandhi was greatly disturbed at this and he toured the affected areas to restore peace. तो इसके बाद जब ये मुसलमानों ने यानी मुस्लिम लीग ने कहा कि वे डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, तो ऐसी घोषणा होते ही जो था कि देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे जिसमें कई हिंदू और मुस्लिम मारे गए। खासकर बंगाल में तो हिंदुओं को साफ कर दिया गया, बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंदू मारे गए। और जब दंगे भड़के तो महात्मा गांधी उन इलाकों में गए जहां दंगे हो रहे थे, ताकि वे लोगों को दंगा न करने से, मारकाट न करने से मना कर सकें। तो गांधी जी के द्वारा यहाँ पर ये रोल प्ले किया गया। अब ये कुछ पॉइंट लिखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। ये सभी पॉइंट आपको लिखने हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको मैं पढ़ाऊँगा नहीं, इसको आप अपने मन से लिखेंगे। इसमें सब पॉइंट ही लिखे हैं और सब एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन पॉइंट को आप लिखेंगे कि कब क्या क्या हुआ, तो इसको आपको लिखना है। अब हम यहाँ बढ़ते हैं इंडिपेंडेंस एंड माउंटबेटन प्लान, यानी भारत को आज़ादी मिली और माउंटबेटन प्लान के बारे में। तो यहाँ लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन द न्यू वायसराय केम टू इंडिया इन 1947, यानी कि 1947 में भारत में एक नया वायसराय आया, उसका नाम था माउंटबेटन। ही प्रेजेंटेड ए प्लान कॉल्ड माउंटबेटन प्लान, उसने एक नया प्लान प्रस्तुत किया और उसने जो प्लान प्रस्तुत किया उसी को कहते हैं माउंटबेटन प्लान। और इसमें क्या था, फॉर डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान। और माउंटबेटन प्लान में था क्या, इसने जो सिद्धांत दिया उसने कहा कि भारत को अब दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक का नाम होगा इंडिया और दूसरे का नाम होगा पाकिस्तान। यानी भारत को जो बांटा गया, जो देश बना पाकिस्तान, इसी माउंटबेटन प्लान की वजह से भारत और पाकिस्तान दो नए देश बन गए। यानी एक देश के दो टुकड़े हो गए, एक को इंडिया कहा गया, दूसरे को पाकिस्तान कहा गया। दो महात्मा गांधी वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू accept the partition, he and other leaders agreed to the partition and avoid further bloodshed. महात्मा गांधी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी इस प्लान को मानने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी को के साथ साथ कुछ और नेताओं को लगा कि अगर नहीं माना जाएगा तो देश में फिर दंगे भड़केंगे, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे, इसलिए इन लोगों ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया। द बिल कंटेनिंग द माउंटबेटन प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन द 14 जुलाई 1947 एंड वाज पास्ड एज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और उसके बाद ब्रिटिश की संसद में ये तारीख लिखी है 14 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन प्लान के आधार पर एक कानून बनाया गया, उस कानून का जो नाम था उसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और ये कानून जब पारित हुआ तो भारत को स्वतंत्रता मिल गई और दो देश भारत और पाकिस्तान भी बन गए। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें लिखनी है कि भारत और पाकिस्तान कैसे बने। तो इन सब जगहों से आप लिख सकते हैं कि जब माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया गया उसी में भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों की बनाने की बात कही गई थी। और माउंटबेटन प्लान के आधार पर ही ब्रिटिश संसद में कानून बनाया गया, उस कानून का नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इस कानून के पास होते ही जो सत्ता थी भारतीयों को मिल गई और भारत और पाकिस्तान दो नए देश बन गए। इस एक्ट में, इस कानून में जो बातें कही गई वो यहाँ लिखी हैं। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एंड ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया फ्रॉम 15 अगस्त 1947। इस कानून में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहेगा, यानी इस दिन से 15 अगस्त 1947 से भारतीयों को शासन मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। इस पे आपके स्कूल में भी हमारे पूरे देश में होता है, हर जगह होता है। हम लोग अपने आज़ादी
का दिन मनाते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिल गई, यद्यपि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इंडिया वाज पार्टीशनाइज्ड इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस कानून के आधार पर भारत में 2 देश बने। इन देशों का नाम था इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों पॉइंट आप यहाँ से लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पर जो उस एक्ट में कहा गया था उन बातों को लिखा गया है। प्रिंसली स्टेट वर गिवन द चॉइस टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और कंटिन्यू एज इंडिपेंडेंट किंगडम। उस समय भारत में जो राजशाही राज्य थे उनको अधिकार दिया गया कि वे जिसमें चाहे मिल सकते हैं, वे चाहे तो इंडिया में मिले या फिर पाकिस्तान में मिल जाए, या चाहे तो अपना स्वतंत्र राज्य चला सकते हैं। इट आल्सो लेट डाउन द गाइडलाइंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर टू बोथ द गवर्नमेंट। इसमें भी लिखा गया था कि इंडिया को कैसे पावर मिलेगी, यानी शासन कैसे मिलेगा, और पाकिस्तान को कैसे मिलेगा। द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन 1947 डेमोक्रेटेड द बाउंड्रीज ऑफ बोथ कंट्रीज। और मैप बनाया गया, यानी कौन सा हिस्सा पाकिस्तान का होगा और कौन सा हिस्सा भारत का होगा, ये सब उस कानून में लिखा था। On 15th August 1947, India finally achieved independence after 200 years of British rule. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of independent India. यानी जब 200 वर्षों का जो शासन रहा अंग्रेज़ों का हमारे देश में, 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हम आज़ादी प्राप्त कर पाए। और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, यानी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पॉइंट जो बॉक्स में मैंने किया है आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा गया है, यहाँ से हमको पढ़ना है। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी द हिस्टोरिक स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू एट मिडनाइट 14 अगस्त 1947। ये भाषण दिया गया है जो पंडित नेहरू ने दिया था 14 अगस्त 1947 को, आज़ादी के यानी एक दिन पहले वो उनका भाषण दिया गया है। इसको आप पढ़ लेंगे। इन्होंने भाषण में क्या क्या कहा है, ये उनके भाषण के अंश हैं। ये पूरे जितने भी ये वाले पार्ट हैं, पोर्शन है, ये वाला भी उनके भाषण का अंश है। उसके बाद पढ़ने के बाद आप इसको स्वयं से करेंगे। जो दिया गया फर्स्ट वायरस ऑफ फ्री इंडिया बस कौन बना, इसमें फिल इन द ब्लैंक सब आपको करना है इसको पढ़ने के बाद। और उसके बाद हम पढ़ते हैं ये एल्सवेयर नेशनलिज्म इन घाना। ये घाना एक देश है, वहाँ भी आज़ादी का संग्राम चला था, उसके बारे में दिया गया है। और इसके बाद तो ये चैप्टर फिनिश होता है। असेसमेंट जोन आ जाता है जो आपको स्वयं करना है। कोई दिक्कत होती है अब तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। और इस तरह मुझे लगता है कि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आपके एसएसटी का ये लास्ट चैप्टर था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।